कभी सोचा है कि हमारा ग्रह सूरज की इतनी जबरदस्त गर्मी के बावजूद एक विशाल फ्रीजर या उबलता हुआ ओवन क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की प्रणाली में छिपा है, पृथ्वी का ऊर्जा बजट। आज हम इसी संतुलन के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ये समझना तो बनता है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सूरज, जो कि एक विशाल परमाणु भट्टी है, लगातार ऊर्जा भेज रहा है। फिर भी पृथ्वी का औसत तापमान काफी स्थिर रहता है। ऐसा कैसे होता है? चलिए आज इस प्रक्रिया को समझते हैं। इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम है ऊर्जा के स्रोत को समझना। और हमारी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जाहिर है, हमारा अपना सूरज। अच्छा, तो सूरज से जो ये ऊर्जा आती है उसका एक खास नाम है सूर्यताप, या जिसे अंग्रेजी में इंसोलेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे ग्रह के ऊर्जा बजट की इनकम है। ये वही ऊर्जा है जो सूर्य से छोटी तरंगों यानी शॉर्टवेव के रूप में हम तक पहुंचती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सूरज जो कुल ऊर्जा बनाता है उसका सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम तक पहुंचता है। पता है कितना? करीब करीब 100 करोड़ में से सिर्फ 2 हिस्से। जी हाँ, बस इतना ही, क्योंकि पृथ्वी का आकार और सूरज से इसकी दूरी ही इतनी है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ऊर्जा की ये जो इनकम है ये पूरे ग्रह पर एक जैसी नहीं बढ़ती। कुछ हिस्सों को दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊर्जा मिलती है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। पहला कारण तो है पृथ्वी की कक्षा, जो एकदम गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। जैसे 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है, जिसे अपसौर कहते हैं, तो हमें थोड़ी कम ऊर्जा मिलती है। और इसके उलट 3 जनवरी को जब हम सबसे करीब होते हैं, जिसे उपसौर कहते हैं, तो ऊर्जा थोड़ी ज्यादा मिलती है। और हाँ, फिर आते हैं मौसम, जिनका तो बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए सूरज की सीधी किरणें साल भर अलग अलग जगहों पर पड़ती हैं। इसीलिए जून में उत्तरी गोलार्ध और दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध को सबसे ज्यादा सीधी धूप मिलती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई चीजें हैं जो तय करती हैं कि कितनी धूप जमीन तक पहुंचेगी। जैसे कि सूरज की किरणें कितने एंगल पर पड़ रही हैं, दिन कितना लंबा है, और हाँ, हमारा वायुमंडल कितना साफ है। मतलब बादल, धूल और जलवाष्प, ये सब आने वाली धूप की मात्रा पर असर डालते हैं। तो इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद पृथ्वी अपना तापमान बनाए कैसे रखती है? इसका जवाब छिपा है इसके ऊष्मा बजट में। ये एक बहुत ही कमाल का और व्यवस्थित सिस्टम है। ये ऊष्मा बजट पता है कैसा है? बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह। इसका सीधा सा नियम है, जितनी ऊर्जा सूरज से आएगी, ठीक उतनी ही ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में चली जाएगी। एकदम सही संतुलन। ठीक है, तो इस हिसाब को समझने के लिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लेते हैं कि सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा 100 इकाइयां या 100 यूनिट्स हैं। अब देखते हैं इन 100 यूनिट्स का होता क्या है। तो इन 100 यूनिट्स में से करीब 35 यूनिट्स तो पृथ्वी को गर्म करने से पहले ही सीधे अंतरिक्ष में वापस भेज दी जाती हैं। इसी परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन को अल्बेडो कहते हैं। और जो बाकी 65 यूनिट्स बची, वो हमारे ग्रह और वायुमंडल द्वारा सोख ली जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये 35 यूनिट्स परावर्तित कहाँ से होती हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 27 यूनिट्स बादलों से टकराकर वापस चला जाता है। 6 यूनिट्स वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों से बिखर जाती हैं और सिर्फ 2 यूनिट्स जमीन और पानी की सतह से सीधी परावर्तित होती हैं। तो अब बात करते हैं उन बाकी 65 यूनिट्स की। असल में यही वो ऊर्जा है जो हमारे ग्रह को गर्म करती है। पृथ्वी पहले इस ऊर्जा को सोख लेती है और फिर गर्मी की शक्ल में इसे धीरे धीरे वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। ये जो वापसी होती है, ये लंबी तरंग विकिरण के रूप में होती है। और ये रहा पूरा हिसाब किताब। 100 यूनिट्स अंदर आईं, 35 यूनिट्स तुरंत परावर्तित हो गईं, बाकी बची 65 यूनिट्स, जिनमें से 14 वायुमंडल ने और 51 सतह ने सोख लीं, और फिर ये पूरी की पूरी 65 यूनिट्स भी गर्मी बनकर वापस अंतरिक्ष में चली गईं। तो हिसाब बराबर हुआ 100 अंदर 100 बाहर। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि ये संतुलन बहुत ही नाजुक है। इसमें जरा सा भी बदलाव हमारे ग्रह के लिए बहुत बड़े परिणाम ला सकता है। ये बात पूरी कहानी को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। हमारा ग्रह ऊर्जा को जमा नहीं करता, वो अपना एक स्थिर तापमान इसलिए बनाए रखता है क्योंकि जितनी ऊर्जा वो लेता है उतनी ही खो देता है।
और यही हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब है कि पृथ्वी जमती या जलती क्यों नहीं। ये प्राकृतिक बजट अरबों सालों से काम कर रहा है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम इस संतुलन को बिगाड़ दें तो क्या होगा? सोचिए, अगर बाहर जाने वाली ऊर्जा अंदर आने वाली ऊर्जा से कम हो जाए तो? यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।